वेलकम बैक। आज हम मॉड्यूल बी में जो एबीएम के रह गए थे कुछ चैप्टर्स वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यूनिट 17 स्टार्ट करते हैं विच इज़ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले हम ये देखते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं कि ये एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको डेप्थ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बोरोअर होते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है, वो बॉन्ड मतलब ये इंस्ट्रूमेंट इश्यू करते हैं और इन्वेस्टर्स उनको पैसा लगा के एक तरीके से लोन देते हैं। बट एक तरीके से ये समझ लीजिए जैसे गारंटी मिल गई जिसमें उनको पे मिलता रहता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, या कोई उसकी ऐसी नीड्स हैं कि उसके जो कंपनी के फंड्स हैं या वो जो भी कैपिटल है वो इनसफिशिएंट पड़ रही है, उसको ज़रूरत है कुछ पैसों की, वो पे कर सकता है बट राइट नाउ उसको जितना पैसा चाहिए है वो उसके पास कम पड़ रहा है। तो वो कंपनी क्या करती है, कुछ बॉन्ड्स इश्यू करती है। ठीक है, तो उस बॉन्ड्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट होती है। ठीक है, तो कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आप हमसे आज ये ले लो, हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। एक ओपन रेट होता है, एक मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, तो हम इतना पे आपको हर साल करेंगे, जो भी सेमी एनुअली जो भी डिसाइड हुआ हो उस टाइम पीरियड के फ्रेम में आपको वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से फेस वैल्यू पे करेंगे। एंड जब आपका मैच्योरिटी डेट आएगी तो हम आपको फाइनल पे कर देंगे पूरा फेस वैल्यू प्लस जो आपका जितना भी इंटरेस्ट है उस ईयर का या जितना भी उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट बना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्क फ्री होते हैं, कुछ में रिस्क भी होता है, बट ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो का वे है जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास पैसा है थोड़ा बहुत, वो ये बॉन्ड्स खरीदते हैं। कंपनी पैसा बोरो कर रही है उसके बेसिस पे और फिर उनको अपना काम हो रहा है, जब उनका काम हो जाता है उससे वो पैसा आने लगता है, वो उनको पे करते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे, सारा पे करके वो उनके पास वापस आ जाते हैं शेयर्स वगैरह जो भी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ये देख लिया कि बॉन्ड्स में मैच्योरिटी डेट होती है। ठीक है, ये ज़रूरी होता है क्योंकि बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट होना ज़रूरी होता है कि वो 5 ईयर्स के हैं, ठीक है, 10 ईयर्स के, किस टेन्योर के हैं। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। और बॉन्ड्स इश्यूअर जो होते हैं ना, उनको सारा पैसा जो इन्वेस्टर्स का है वो पे बैक करना होता है, जितना भी बना होता है इंटरेस्ट के साथ के जो भी बनता है वैल्यू, वो उनको वो वापस करते हैं। ठीक है, अब सबसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, ये बहुत फेमस हैं क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू होता है और थोड़ा सा रेट ऑफ रिटर्न कम होता है बट रिस्क फ्री होते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं होता है आपका। इसमें रिस्क कब आएगा कि जब पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, पूरी इकोनॉमी किसी कंट्री की कोलैप्स कर जाए, उसके अदरवाइज आपको इसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है ना, बॉन्ड्स में वैसे भी मार्केट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपका हम देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली चीज़ें नेम से समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट इन बॉन्ड्स को इशू करती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसा है, वो जो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं कहीं से पैसा तो उन्हें भी लेना पड़ता है ना, तो क्या करते हैं वो जो नॉर्मल लोग हैं उनसे बोरो करते हैं, जो आपकी कंपनीज हैं चाहे कॉमन फॉक हैं कोई भी है, उनसे आपका बोरो करते हैं, उनको टाइमली पे करते हैं और मैच्योरिटी आने पे वो पैसा वापस कर देते हैं। गवर्नमेंट का भी काम चल रहा है, इन्वेस्टर्स का भी पैसा कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, ये हमेशा कम जो गवर्नमेंट होती है ना, जो ये बॉन्ड इश्यू करती है, ये उनकी खुद की करेंसी होती है, उस कंट्री की जो करेंसी होती है उस करेंसी में होता है। जैसे इंडिया के लिए आपका इंडियन रूपी में बनेगा, ठीक है ना, तो वो चीज़ होती है। ये तो हमने देख लिया था कि डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, लोन देते हैं, किसको देते हैं, बोरोअर को देते हैं। ठीक है, सर्टेन अमाउंट होता है, देखिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विद अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट टू अ कंपनी। ठीक है, वही मैंने बोला कि एक सर्टेन अमाउंट होगा, आपका सर्टेन इंटरेस्ट रेट होगा, कोई भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है 6%, 10%, जो भी उस टाइम की इकोनॉमी की सिचुएशन होगी उस हिसाब से बनेगा और एक टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ बता दें, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू जो बॉन्ड्स इश्यू होते हैं उनको हम गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं कहते हैं। ठीक है, खैर ये इतने इंपॉर्टेंट लाइन नहीं थी लेकिन फिर भी चलिए। बॉन्ड इशूड बाय नेशनल गवर्नमेंट इन फॉरेन करेंसी नोन एज सोवेरियन बॉन्ड। ठीक है, अब सोवेरियन बॉन्ड्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी फॉरेन करेंसी में इशू हुए हो। ठीक है, ये भी मैंने पहले ही बता दिया कि क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, केवल मार्केट रिस्क होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। ठीक है, अब देखिए आपका जो कंट्री है, अगर मान लीजिए यूएस है और उसकी करेंसी डॉलर है, तो उसके जो बॉन्ड्स का नेम है उसको हम यूएस ट्रेजरीज बोलते हैं। ठीक है,
फ्रांस में यूरो करेंसी में होता है ये बॉन्ड और इसका नाम होता है ओट्स। फिर जर्मनी में यूरो के में बनती है और इसका नाम होता है बंड्स। एंड यूके का स्टर्लिंग होता है जिसमें गिल्ड्स बनता है। ठीक है, ये 4 आपको याद करने में बहुत ईजी हैं। ठीक है, यूके का स्टर्लिंग है, गिल्ड्स है, जर्मनी का यूरो में बंड्स है, फ्रांस का यूरो में ओट्स है, यूएस डॉलर का यूएस ट्रेजरीज है। ठीक है, ये करेंसी हमें पता है, हमें केवल बॉन्ड्स के नहीं याद करने, पर ये मैंने करेंसियाँ इसलिए लिखी थी ताकि आपको ये पता रहे कि जो ये बॉन्ड्स इश्यू हो रहे हैं वो किस करेंसी में है, किस कंट्री के लिए है। ठीक है, अब हाउ डू बॉन्ड वर्क्स। ठीक है, कैसे बॉन्ड वर्क करेंगे आपका, जैसे अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉन्ड का हमने एग्जाम्पल लेके किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक 6% कूपन रेट में 2020 की मैच्योरिटी में एक बॉन्ड रिलीज किया। ठीक है, उसने एक बॉन्ड निकाला। अब इसमें क्या है, आपकी जो फेस वैल्यू है वो 1000 है। ठीक है, अब 1000 फेस वैल्यू है, क्योंकि 6% कूपन रेट है, तो जब आप इसका 1000 फेस वैल्यू पे निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा ना। देखो ना, 1000 इंटू 6/100 कट गया इधर से, तो कितना बचा, 60 तो बचा ना। तो आपका 60 आ गया इसमें, जो आपका पर ईयर आपको करना है। यहाँ पे कोई सेमी एनुअली या क्वार्टरली ऐसे कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो हम एनुअली लेके चलते हैं। जब कोई मेंशन नहीं होता है ना तो हम एनुअली लेते हैं ना, तो 60 रुपीज़ ईच ईयर के लिए हो गया। ठीक है, अब बॉन्ड्स का क्या हुआ, जब बॉन्ड्स मैच्योर होंगे, इसने यहाँ पे जुलाई 2020 ले लिया, लेकिन इसमें कोई मंथ नहीं दिया था, तो जुलाई 2020 मान लीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका जो कूपन का था 60 प्लस जो आपके फेस वैल्यू थी 1000, तो कितना हो गया 1060, इतना फाइनल पे करेगा ऑन द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। ठीक है, आपकी जो भी मैच्योरिटी डेट बनेगी उस पर आपको इतना पे करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या है, देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि देख, जैसे कि हमारे पास 2070 की जो वैल्यू थी वो थी इतनी 110.77। ठीक है, 1010 रुपये। तो उसमें आपका क्या हुआ, 2017 में आपका इतना था, 2018 में 60 रुपीज़ फेस वैल्यू आई। फेस वैल्यू पे जो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकाला था 60 रुपीज़, 2019 में भी 60 रुपीज़, एंड 2020 में आपका मैच्योरिटी थी तो इतना अमाउंट पे हुआ। ठीक है, तो इतना आपको सारा मतलब मिलता रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। ठीक है ना, अगर आपने होल्ड किया है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तब की बात है। ठीक है, अब बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड्स। ठीक है, बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड्स में क्या होता है, यूजिंग सेम एग्जाम्पल एज प्रीवियस वन। ठीक है, अगर हम प्रीवियस वन वाली एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.6 हो गया। ठीक है, मतलब अभी जो हम रेट निकाल रहे थे वो 6% था, लेकिन इसने क्या किया, 3 ईयर्स की मैच्योरिटी में 5.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो आपका जो डिस्काउंट क्या बनेगा, देखो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, 60 रुपीज़ बना, 1 + R 5.6 है। ठीक है, ये निकाला आपकी, ये सब इसको सॉल्व किया, 3 ईयर की बात हो रही है ना, तो 1 + R² 1 + R का क्यूब। ठीक है, अब आपने इस वैल्यूज़ को सॉल्व किया, आपका ये वैल्यू आएगा। ठीक है, इनको जब प्लस करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये ऐसे आपका निकल आया, ये बॉन्ड प्राइस निकल आते हैं, यील्ड्स निकल आते हैं। ठीक है, एन्युटी फॉर्मूला के थ्रू भी हम इसको फाइंड कर सकते थे, जो ये प्रेजेंट वैल्यू थी ना, हम इसको एन्युटी फॉर्मूला के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं इससे। तो एक तो आपका वो आता है कि जो टाइम पीरियड वाला रहता है, और बाकी रेट ऑफ रिटर्न पे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए, बॉन्ड प्राइस एंड हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए, मैंने वही बोला था ना कि ऐसा नहीं है कि केवल एनुअली रहता है, कुछ कंट्रीज आपको सेमी एनुअली भी देती हैं। ठीक है, सेमी एनुअली मतलब आपका जो रिटर्न आता है वो पे होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो 6 मंथ अर्लियर मिल जाता है आपको। अब देखिए, बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट का क्या रहता है, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होती है तो बॉन्ड प्राइस भी चेंज होता है। ठीक है ना, मतलब एक तो आपका कूपन रेट होता है और एक इसमें आपका मार्केट रेट होता है, और जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना वो मार्केट रेट के हिसाब से मिलता है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट एक्सीड्स द कूपन रेट। अब देखिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू है वो कूपन रेट से ज़्यादा हो जाती है, तो जो फेस वैल्यू से बॉन्ड है ना वो कम में सेल होता है। ठीक है ना, मान लीजिए आपका कूपन रेट 6% था और आपका जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो 7 हो गया, तो आपकी फेस वैल्यू से कम मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम हुआ था ना, मार्केट रेट की जो वैल्यू थी 5.6 हो गई थी, तो आपका इतना बना था, है ना। तो वो चीज़ की बात हो रही है कि आपका जो
मार्केट इंटरेस्ट रेट है अगर वो कूपन रेट से ज़्यादा हो जाता है तो आपकी जो फेस वैल्यू होती है ना, जैसे आपका फेस वैल्यू कितना, अगर मान लीजिए 1000 है तो 1000 से कम मिलेगा, और अगर सेल होगा, सॉरी 1000 से कम में सेल होगा, और अगर आपका यही मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कूपन रेट से कम रहता है तो आपके फेस वैल्यू से ज़्यादा में सेल होगा जो बॉन्ड्स है, ठीक है। अब यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, देखो यील्ड टू मैच्योरिटी एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो प्राइस जैसे ही फ्लक्चुएट होते हैं तो यील्ड टू मैच्योरिटी फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। प्राइस जैसे बॉन्ड्स का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है ना, तो यील्ड टू मैच्योरिटी भी फ्लक्चुएट होती रहती है। अब इसका जो रिटर्न होता है ना, टोटल रिटर्न, एक तो ये इंटरेस्ट इनकम पे डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है, और आपका कैपिटल गेन और लॉस कैसे हो रहा है, ठीक है ना। मीन्स कैपिटल गेन और लॉस का क्या मतलब हो गया कि आपका जो, जैसे अगर आपने सेल किया तो इन्वेस्टर्स को कितना मतलब फ़ायदा होगा आगे, जैसे पूरे मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो लेंथ एक टाइम पीरियड की दे रखी है उसमें, या फिर क्या लॉस होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक बॉन्ड है उसका प्राइस जो है ना इसकी फेस वैल्यू से ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रीमियम में आप सेल कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब फेस वैल्यू 1000 है और आपने मान लो 1500 का सेल किया, तो आपका क्या हो गया, आप प्रीमियम में सेल कर रहे हो ना, पहले ही उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा में सेल कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो भी इंटरेस्ट मार्केट, क्योंकि देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी मैंने बोला ना फ्लक्चुएट करती है, तो अगर यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा होती है ना तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कम आता है, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ रिटर्न कम आएगा, और अगर आप प्रीमियम में सेल कर रहे हो तो आपको जैसे ही आपका जो लाइफ ऑफ द बॉन्ड बढ़ता जाएगा ना तो आपको कैपिटल लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं देता, आपने ऑलरेडी प्रीमियम में खरीदा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, पे हो रहा है, तो आपका जब फेस वैल्यू उतना माइनस होके जब उतना आता है ना तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होता है, ठीक है। और अगर यही बॉन्ड्स आपके जो आप खरीद रहे हो वो करंट यील्ड से, मतलब देखो मैंने वही बोला था, रिटर्न ऑन दीज बॉन्ड ऑलवेज लेस देन द बॉन्ड करंट यील्ड, ठीक है ना। अगर यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा होगा ना, यील्ड ज़्यादा होगा ना तो आपको रिटर्न कम होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि एक जैसे आपका जो बॉन्ड प्राइस है, अगर बॉन्ड प्राइस बिलो द फेस वैल्यू है तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट में क्या होता है, जो इनका रिटर्न होता है वो करंट यील्ड से ज़्यादा होता है, ठीक है। आपका इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका 1000 था, आपने उसको 800 में खरीद लिया, ठीक है, 800 में आपने बॉन्ड खरीद लिया। अब आपका जो, जैसे मान लीजिए 6% में मिल रहा है, तो आपको जो मिलेगा ना वो आपको फेस वैल्यू से ज़्यादा मिलेगा आपको जाके अमाउंट। जैसे आपको कभी हो सकता है कि पूरी मैच्योरिटी के बाद 200 रुपये का फ़ायदा हो जाए, 500 रुपये का फ़ायदा हो जाए, मतलब एक प्रॉफिट लेवल पे रहेगा आपका। जो कैपिटल गेन होगा आपको वहाँ, उस जो आपने कैपिटल लगाई थी, जो भी बॉन्ड परचेज करने में इन्वेस्टर ने अपनी कैपिटल यूज़ की थी, उसको उसमें गेन होगा, उसको प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहती है। अब देखिए हमें रिटर्न कैसे मेजर करते हैं, तो करंट यील्ड भी लेनी पड़ती है, एंड चेंज इन द बॉन्ड वैल्यू ओवर इट्स लाइफ जो रहती है उसको हम यूज़ करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है ना। मीन्स हम जब इसके थ्रू रिटर्न का अंदाज़ा लगाते हैं ना, किस चीज़ को, दो चीज़ों को यूज़ करके कि अभी की करंट यील्ड क्या है और बॉन्ड के वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड, ठीक है, तो उसके थ्रू हम यील्ड टू मैच्योरिटी निकालते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट के पेपर में आता है, इसके मैं एक दो क्वेश्चन देखूंगी, अगर आपको न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड करा दूंगी थ्योरी के अलावा, ठीक है। अब रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, पहले हम सारे थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं सारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना वो एक साथ ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बीच बीच में अगर हुआ जो मुझे मिलता जाएगा, जैसे वीडियोज़ बनते जाएंगे तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी, न्यूमेरिकल पोर्शन के जो वीडियोज़ हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ठीक है, जब आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो एक रेगुलर कूपन पेमेंट मिलता है, कूपन रेट आप लगता है, आपको पता है, फिर मार्केट रेट के हिसाब से आपको फेस वैल्यू पे मिलता है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा एग्जांपल भी दिया है कि आपने 6% ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा, ठीक है, कितने प्राइस पे, इतने प्राइस पे, एंड सेल इट टू द नेक्स्ट ईयर एट अ प्राइस ऑफ 1020। अब रिटर्न की बात हो रही है कि कितना हुआ, तो हमें इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिला, द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज 60 कूपन पेमेंट प्लस, ठीक है, जो फेस वैल्यू के हिसाब से 6% पे 60 कूपन पेमेंट बना ना, हमने प्राइस कितना बेचा, 1020 बेचा, ठीक है। तो 1020 आपका था और इतना आपने इतने का था, मतलब जो प्राइस था वो इतने का था, तो 1020 से माइनस करोगे तो आपको यही आएगा ना, ये चीज़ 9.33, ठीक है ना। तो उसने ये कही, और जब आपका इन्वेस्टमेंट जो था ना वो 60 कूपन पेमेंट था, ठीक है, और ये आपका था प्राइस चेंज जो हुआ। अब देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिटर्न को। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, कूपन इनकम जो थी, ठीक है, यहाँ पे हमारी कूपन इनकम कितनी थी, 60 थी ना, देखो 60 कूपन इनकम हमारी 60 थी, तो कूपन इनकम प्लस प्राइस चेंज, प्राइस चेंज कितना था, 1020 माइनस
10.77, तो आपका कितना आया? 9.33 आया था। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 10.77, ठीक है। अब 1010, अभी देखो इसको प्लस किया, इससे डिवाइड किया, तो आपको ये वैल्यू आए, मतलब 6.86%। तो बॉन्ड प्राइस जब क्या होता है, मार्केट प्राइस से कम होता है, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिला ना। देखो ना, आपका मार्केट जो उसका था 6% पे था, ठीक है। अब आपका कितना मिला? आपको 6.86% मिला। तो ये आपको 0.86% ज़्यादा मिला ना। रेट ऑफ रिटर्न जो आपका था, रिटर्न आपको जो मिल रहा है वो 0.86% ज़्यादा है। तो ये चीज़ की बात हो रही थी, ठीक है। अब देखिए, yield to maturity is defined as the discount rate that equates the bond price to the present value of it all its promised cash flow, ठीक है ना। तो yield to maturity को जैसे डिफाइन किया गया, इसने क्या बोला ना, वो क्या होता है कि एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जो बॉन्ड प्राइस जो अभी प्रेजेंट वैल्यू में है उसके साथ जितना कैश फ्लो आना है ना, उसको बराबर करके सब शो करता है, इक्वेट कर देता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अब रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस यील्ड टू मैच्योरिटी, देखिए ये हमने देख लिया कि अगर ये नॉर्मल चीज़ें जो हम बार बार तब से डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा तो यील्ड टू मैच्योरिटी कम होगी, ठीक है। वाइस वर्सा पोजीशन में है, इसमें कोई इतना पूरी थ्योरी पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अब रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, देखिए पहला देख होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट रेट है जो उन बॉन्ड की वो गिरनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? बॉन्ड विल राइज, और इफ इंटरेस्ट रेट राइजेज द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट फॉल, ठीक है ना। सीधी सी बात है। इंटरेस्ट रेट क्या है आपका? मार्केट रेट ही तो हुआ। तो अगर मार्केट रेट बढ़ता चला जाएगा और आपकी कूपन रेट से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा ना बॉन्ड में। और अगर आपका जो बॉन्ड है उसका जो फेस वैल्यू है वो कम रहेगा तो आपको प्रॉफिट रहता है इंटरेस्ट रेट में, ठीक है ना। मगर मतलब अगर आपका इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। बाकी तो वाइस वर्सा ही रहता है। एक चीज़ याद रखेंगे, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। अब ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड कितना होता है? देखिए, ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड मीन्स क्या हो गया कि जो आपको बॉन्ड की वैल्यू दी गई थी मैच्योरिटी, तो कितने टाइम तक वो तो एक मैच्योरिटी वैल्यू होगी। और एक ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड होता है कि आपने कब तक उसको होल्ड करके रखा, अपने पास रखा, ठीक है। अगर आप उस बॉन्ड को सेल कर देते हैं तो इट मीन्स क्या हुआ? वो अभी मैच्योरिटी डेट थोड़ी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इतने पीरियड तक होल्ड किया था, आपने किसी और को दे दिया, ठीक है। तो ड्यूरेशन इज ए होल्डिंग पीरियड एट द एंड ऑफ विच द होल्डर ऑफ अ बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है ना। मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क का फर्क खत्म हो जाता है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, एज गवर्नमेंट, देखो मैंने क्रेडिट रिस्क हमने अभी हम देखेंगे। बाकी मैंने बोला था ना कि गवर्नमेंट वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता। इसका मैंने ये भी बताया था क्योंकि इकोनॉमी जब तक डाउनफॉल नहीं होगी तब तक वो बैंकक्रप्ट नहीं होते। तो बैंकक्रप्ट नहीं होते तब तक क्रेडिट रिस्क होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है किसमें? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। अब इसमें तो डिफॉल्ट नहीं होता है, बट जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस होते हैं या फिर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस भी होते हैं, कुछ अगर किसी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन भी सेफ साइड में होते हैं, लेस रिस्क होते हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड तो रिस्क फ्री होते हैं, ठीक है। बट जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लिटिल बिट रिस्क के साथ होती है। बट जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और डिफॉल्ट रिस्क होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। अब वेरिएशन और मार्केट रिस्क तो सब में होता है। मार्केट रिस्क सबके अंदर होता है कि कहीं आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई पे आ जाए तो आपके जो बॉन्ड्स के प्राइस है ना वो डाउन चले जाएंगे ना, तो वो मार्केट रिस्क तो सब में रहता है। अब वेरिएशन इन कंप्यूटेशन बॉन्ड्स, ठीक है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, जो कूपन रेट होता है वो चेंज कर जाते हैं ओवर टाइम के साथ, जैसे जैसे ओवर टाइम बढ़ता है। इसमें बेंचमार्क सेट किया जाता है इंटरेस्ट रेट के लिए, ठीक है। तो वो फ्लोटिंग टाइप के होते हैं। फिर आपके एक होते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होते हैं? कन्वर्टेड इनटू अ शेयर एट अ लेटर स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो आपके शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डेट टाइम के बाद में, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी देता है बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को कि वो इक्विटी मार्केट में भी जो इक्विटी शेयर्स मार्केट है वहाँ पे भी आके अपना कंपनी के साथ अच्छा पार्टिसिपेट करके कर सकें। कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होता है कि इसमें इश्यूअर के पास राइट होते हैं कि वो
जैसे मान लीजिए मैंने कोई बॉन्ड इश्यू किया, अब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मुझे मैच्योरिटी नहीं आई है अभी, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास इतना पैसा आ गया है कि मैं उस पर अब इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, तो मैं अपने जो जिन जिन इशू जो इन्वेस्टर्स थे जिनको मैंने बॉन्ड इशू किया था उनको मैं उस टाइम तक पीरियड का जितना पैसा बनता है उतना पे करके वो बॉन्ड सारे वापस ले लूँ। तो ये क्या होता है ना, अब इसमें कोई भरोसा थोड़ी, मान लीजिए मैंने आज किसी बॉन्ड में 1 लाख रुपए डाला, 1 साल बाद किसी ने वापस ले लिया जबकि 5 साल की मैच्योरिटी थी, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना, कि कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सोचा कि मैंने 5 साल का इन्वेस्ट कर दिया, मैंने उस टाइम कोई स्कीम दूसरी चूज़ नहीं की जितना इसमें प्रॉफिट था, और हमने ये स्कीम चूज़ की और जिस ऑर्गेनाइजेशन थी उसने वो बॉन्ड वापस कॉल कर लिया, तो मुझे एक तरीके से एक पर्टिकुलर लॉस होगा उस चीज़ पे। तो ये लेस अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को, इन्वेस्टर्स को उतने पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड्स हैं बॉन्ड्स का, एक बार हम मतलब एक तरीके से बुक में दिया हुआ था, एक टाइप से रिवीजन टाइप का, तो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स हमने देखे, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड पे फिक्स वैल्यू पे होता है, मैच्योरिटी पे मिलता है, इंटरेस्ट रेट जो होती है वो स्पेसिफाइड हो जाती है, और रिडीम्ड एट पार होता है, ठीक है ना, मतलब जो फेस वैल्यू होती है उस पर रिडीम हो जाते हैं। नेगोशिएबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जिसको आप नेगोशिएट कर सके मार्केट में, मतलब दोबारा से जैसे ट्रेडेड इन द मार्केट एंड देयर मार्केट वैल्यू चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द करंट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मतलब मार्केट में इनको सेल कर सकते हो और करंट इंटरेस्ट रेट पे होता है, ठीक है। कूपन रेट क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट होते हैं जिसको स्पेसिफाई किया जाता है बॉन्ड पे, और ईयरली इसकी फिक्स इनकम होती है, जो भी इसकी रेट होते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है आपका, जिसको डिफाइन किया कैसे करते हैं कि एज अ डिस्काउंट रेट विच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है बॉन्ड की उसको इक्वल कर देता है इसके प्राइस से, मतलब इसका जो प्राइस अभी चल रहा है, तो ऐसा इंटरेस्ट, ऐसे डिस्काउंट पे रेट बनते हैं, ऐसे डिस्काउंट रेट पे सेट होता है कि आपका जो प्रेजेंट प्राइस है वो उसके ओरिजिनल प्राइस के साथ एक मैच कर जाता है, ठीक है। अब करंट यील्ड क्या होती है, ये जो फोकस करता है करंट पेमेंट्स पे, ठीक है। करंट यील्ड जो होती है ना, ये फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइस को इग्नोर करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि रिटर्न ऑन प्रीमियम बॉन्ड्स एंड अंडर स्टेट द रिटर्न ऑन डिस्काउंट, मतलब ओवर स्टेट करता है रिटर्न ऑन प्रीमियम बॉन्ड्स, ठीक है। ओवर स्टेट मीन्स क्या हुआ, वही चीज़ मैंने जो बोली थी कि अगर आपका प्रीमियम में आपने सेल किया है और आपका जो फिर जो यील्ड आता है, जो करंट वो आता है वो कम आता है, और अगर अंडर स्टेट करता है मतलब डिस्काउंट में आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इससे हम करंट यील्ड के थ्रू हम ना करंट मेजर नहीं निकाल सकते आपका जो रिटर्न होता है उसका। प्राइस रिस्क क्या होता है कि जो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है वो इतना चेंज होता रहता है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब जब तक उस इन्वेस्टर ने होल्ड कर रखा है उस बॉन्ड को तब तक उसमें प्राइस में बॉन्ड में चेंज हो रहा है, और जितना लॉन्गर पीरियड होगा मैच्योरिटी का उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा प्राइस रिस्क में, ठीक है। मान लीजिए कैसे एग्जाम्पल भी दिया, इफ देर इज इंक्रीज इन 1% इन इंटरेस्ट रेट देन द प्राइस ऑफ 3 मंथ मैच्योरिटी बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू इज इतना, तो कितना होगा, इतना डिक्रीज हो जाएगा ना अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और अगर वहीं पे प्राइस ड्रॉप हुआ तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, मतलब आपका इंटरेस्ट रेट के बढ़ने घटने पे फर्क पड़ता है, तो प्राइस में बॉन्ड की फर्क पड़ता है, जितना आप होल्ड करोगे उतना ही अगर इंटरेस्ट रेट पे फ्लक्चुएशंस आएंगे तो उतना ही प्राइस पे फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है ना। रिस्क बढ़ता है, वो जरूरी थोड़ी कि हर बार इंटरेस्ट रेट कम ही हो। अब जीरो कूपन क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में दैट पे नो इंटरेस्ट आर रेफर टू एज जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं वो डिस्काउंट में सेल होते हैं, इट्स वैल्यू एट मैच्योरिटी सिंस एनी मार्केट इंटरेस्ट रेट विल बी मोर देन 0%, ठीक है। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं इनको इक्विटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने देखा था शेयर मार्केट में अगर किसी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है तो वो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसके जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी ना तो मैं एक बार जिस थ्योरेटिकल पॉइंट के बेसिस पे वो मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ वो उसको मैं वहाँ एक बार और डिस्क्राइब कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर कोई इशू तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।